हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि टेलर ने दिया है। तो टेलर के सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसे हिंदी में बोलेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो टेलर ने 1908 में किया था। कितने में? 1908 में। और उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसका प्रतिपादन और प्रकाशन कब हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो विचार स्थल भाग दिया वो क्या था? क्षैतिज स्थानांतरण। इसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। उसके विषय में था। उसके बाद उन्होंने जो परिकल्पना दी, यानी अपना जो रिसर्च दिया, वो किस में था? उनका उद्देश्य जो एम था वो क्या था? टर्सरी युग के मोरदार वलित पर्वतों की व्याख्या करना। वलित जो मोरदार पर्वत थे उसकी व्याख्या करना ही इनका उद्देश्य था। आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव। उन्होंने ये वलित पर्वत जो है जो अमेरिका में थे उनके बारे में जो समस्या थी सुलझाने का प्रयास किया। और दूसरा जो वलित पर्वत थे वो था अल्पाइन। अल्पाइन के अंतर्गत हम तीन तीन तरह के देखेंगे: आल्प्स और काकेशस और हिमालय आदि जो पर्वत हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं। इन्हीं समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया था। किसने? टेलर ने। आगे देखते हैं। इसे इन्होंने सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन, जो संकुचन सिद्धांत था, उसके विपरीत जाकर कौन सा सिद्धांत दिया था? स्थल विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही जो थे वो प्रथम प्रयास किए थे किसका? संकुचन का ना देकर किसका? स्थल विस्थापन का। यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट्स का दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले फिगर में ये 225 मिलियन ईयर एगो है। यानी जब 225 मिलियन ईयर एगो था तो पेंजिया, जो कि महाद्वीपों का जो था वो एकत्रित रूप में था, जिसे हम क्या कहते थे? पेंजिया। फिर 150 मिलियन ईयर एगो उसके बाद ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल था यानी महाद्वीप था, ये दो भागों में बढ़ गया। पहला था जो ऊपरी तरफ था वो लॉरेशिया, और जो दक्षिणी की ओर था उसे हम गोंडवाना कहें। फिर हम आते हैं 100 मिलियन ईयर एगो। तब यहाँ 100 मिलियन ईयर एगो हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये सब जो कॉन्टिनेंटल थे वो डेवलप होते गए। और आज तो हम देखते हैं कि वो अपने स्थान पर जिस तरह करंटली हम देख रहे हैं वो डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक एंटोनियो स्नाइडर नाम के थे वैज्ञानिक। उन्होंने क्या 1858 में उन्होंने क्या दिया? अपना मत दिया था। किससे लेके? प्रवाह से रिलेटेड अपना मत दिया था। स्नाइडर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये कार्बोनिफोरस युग जो था उसमें यूरोप की जो कोयले मिली थी वहाँ पे, तो उसमें कुछ वनस्पति के अवशेष थे। तो उनका अवशेष जो है वो उत्तरी अमेरिका में जो कोयला मिला था उसके वनस्पति के अवशेष से समान था। तो उसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रवाह सिद्धांत दिया था। तो ये भी याद रखने वाली बात है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो टेलर ने अपने सिद्धांत का शुभारंभ कब किया था? क्रिटेशियस युग में किया था बच्चों। कब? क्रिटेशियस युग में। आगे देखते हैं। उस समय दो स्थल भाग था। जैसे मैंने बताया कि उस समय क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था? दो स्थल भाग थे। पहले का क्या था? उत्तरी में जो था वो लारेशिया था, उत्तरी ध्रुव के पास जो था। और जो दूसरा दक्षिणी ध्रुव के पास था उसे हम क्या कहें? गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय भाग सियाल के बने होते हैं। तो हम टेलर ने ये कहा कि महाद्वीप के जो भाग हैं वो सियाल के बने हैं, और जो महासागर हैं वो किसके बने हैं? वो सीमा के बने हुए हैं। सियाल का उसमें अभाव है।
और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रमुख है कि उन्होंने कहा कि स्थल भाग जो है वो सीमा पर तैरते हैं, यानी महासागर जो है वो सीमा से बना है, तो स्थल किस पर तैरेंगे? सीमा पर ही तैरेंगे। आगे देखते हैं, तो टेलर ने में महाद्वीपों का प्रभाव मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया, यानी उन्होंने कहा कि जो टेलर महाद्वीप का प्रवाह हुआ, यानी जब विस्थापन हुआ प्रवाह, तो वो किस तरफ हुआ? विषुवत रेखा की ओर। किस ओर? विषुवत रेखा की ओर, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थल प्रवाह का मुख्य कारण क्या था? ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, तो ज्वारीय बल किससे उत्पन्न होता है? चंद्रमा से। तो क्रिटेशियस युग में उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी के अधिक निकट वो होगा, जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी के निकट होगा, तो इस कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। इसी कारण जो है महाद्वीप जो कॉन्टिनेंटल है वो विस्थापित हुए ज्वारीय शक्ति के कारण चंद्रमा की। फिर देखते हैं, टेलर ने स्थानांतरण को 2 रूपों में बताया। कितने रूप में? 2 रूप में। पहला विषुवत रेखा की तरफ, दूसरा पश्चिम की तरफ। यानी पहला उन्होंने विषुवत रेखा की तरफ बताया, दूसरा पश्चिम की तरफ। आगे फिगर देखते हैं हम, तो यहाँ मैंने फिगर लगा रखा है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये पेंजिया, क्या है? ये पूरा पेंजिया। और पेंजिया जो है ये जो देखिए ये जो गया है वो इस समय का क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर यहाँ पर है, तो विषुवत रेखा की ओर क्या, यहाँ से पेंजिया विषुवत रेखा की ओर आकर्षित हो गए, कुछ दक्षिण की ओर गए, कुछ उत्तर की ओर हो गए। आगे देखते हैं, फिर इसमें कहा गया कि परंतु दोनों दिशाओं के प्रवाह में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही प्रयुक्त है। उन्होंने क्या बताया कि जहाँ उत्तर और दक्षिण 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ ना, तो उसमें सिर्फ ज्वारीय शक्ति ही उसमें काम किया। लारेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हुआ। तो जो लारेशिया उत्तरी भाग था वो कहाँ पर प्रभावित हुआ? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। उसके बाद देखते हैं कि यह जो प्रवाह था वो कैसा था? उत्तरी ध्रुव के अरीयल था, इसको रेडियल भी कहते हैं। कैसा था? अरीय था। इस प्रवाह से खिंचाव पैदा हुआ, जिस कारण स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभाजन हुआ। अब जब प्रवाह हुआ तो जो एक पेंजिया था, जो पेंजिया उसमें जब प्रवाह हुआ तो कुछ इधर की ओर खिसका, कुछ इधर की ओर खिसका, तो उसमें खिंचाव पैदा हुआ, तो यहाँ से वो क्या हो गया? एकदम विभंजित हो गया। तो विभंजित होने के बाद कुछ ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर चला गया, कुछ आपका दक्षिण की ओर चला गया, जिसे हमने ऊपर की ओर क्या कहा? ऊपर की ओर के लारेशिया, क्या कहा? लारेशिया का, और नीचे के गोंडवाना, याद रखिएगा। उसके बाद विभाजन के फलस्वरूप बेफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर और डेविस जल डमरू मध्य की रचना हुई। विभाजन जब हुआ तो खाड़ियाँ बनी, जिसमें बेफिन की खाड़ी, लैब्राडोर का सागर और डेविस जल डमरू मध्य की रचना हुई। इस प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, और जो दक्षिण में गोंडवाना था वो कहाँ? विषुवत रेखा की ओर इसका प्रवाह हुआ। आगे देखते हैं, जिसके कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, कौन सा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ किस सागर की? रास सागर का निर्माण हुआ। कौन से सागर? रास सागर। उसके बाद ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण मलेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण हुआ। प्रवाह के समय जहाँ भी अवरोध कम था वहाँ पर स्थल भाग लोब के रूप में प्रभावित होने लगा। किसके रूप में? लोब। लोब क्या होता है? तो लोब लटकता हुआ गोलाकार भाग है। कैसा? गोलाकार भाग। उसके अग्र भाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। क्या कह रहा है कि जो गोंडवाना लैंड जो है वो उसके अग्र भाग में क्या? पर्वत और द्वीपीय चाप बने। आगे देखते हैं, तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो दी को टेलर ने, उसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई।
आलोचना जिसे कहेंगे। तो कुछ आलोचना इस प्रकार हैं, देखिए, टेलर ने भूमि के 4000 किलोमीटर विस्थापन का वर्णन किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। पहली आलोचना तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि टेलर द्वारा सुझाया गया प्रवाह का तरीका भी गलत है। उनका जो प्रवाह का तरीका बताया वो भी उन्होंने आलोचना में गलत सिद्ध किया लोगों ने, वैज्ञानिकों ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक होम्स थे, उन्होंने क्या कहा कि होम्स के अनुसार ना तो ज्वारीय शक्ति ना कोई बाहरी शक्ति, मतलब ना कोई ज्वारीय शक्ति और ना कोई जो बाहरी शक्ति है महाद्वीपों में प्रवाह ला सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति महाद्वीप में प्रवाह नहीं ला सकती तथा पर्वत निर्माण में सहायता कर सकता है, और कोई भी ज्वारीय न बाहरी शक्ति पर्वत निर्माण में सहायक हो सकती है। यह शक्ति पृथ्वी के भीतर से आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो शक्ति का स्रोत उन्होंने बाहरी और ज्वारीय यानी चंद्रमा से बताया वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो है शक्ति कहाँ से आनी चाहिए, असल में पृथ्वी से आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आज एक थ्योरी पढ़े, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसका पढ़े हमने? टेलर का। कल हम अगले वीडियो में दूसरे इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे दूसरे वैज्ञानिक का लेकर आएंगे जो वैगनर है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।